हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का अध्याय 9 पार्ट 4। इसमें आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना, परहाइड्रोल और फेंटन अभिकर्मक। जो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो संरचना है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। और परहाइड्रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट यौगिक है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना को समझाइए। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि इसकी जो संरचना है एक खुली किताब की भांति है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है ऐसे बना रहता है। अगर हम इसको पूरा जोड़ दें तो कुछ इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो खुली किताब की भांति होती है। ठीक, चित्र में आप देख सकते हैं। बाकी ये जो किस रूप में दो प्रकार से चित्र बनाए गए हैं वो भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है। ये जो चित्र बना है गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन परऑक्साइड इस प्रकार से होता है। इसमें जो कोण का मान है वो घट जाता है, जबकि क्रिस्टल यानी ठोस अवस्था में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कोण का मान है वो अधिक होता है। ठीक, जो बंध दूरी है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की वो 1.46 एंगस्ट्रॉम है, जबकि गैसीय अवस्था में 1.47 है। इसी प्रकार से यहाँ का ये जो कोण देख रहे हैं आप तो 90.2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 90.2 डिग्री का है, जबकि यहाँ पर 111.5 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की दूरी है ये 0.95 एंगस्ट्रॉम है, जबकि ये 0.99 एंगस्ट्रॉम है। तो थोड़ा सा इनमें त्रिज्या में अंतर, दूरी में अंतर आ जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है बच्चों संरचना में कि H2O2 में यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 किसको बोल रहे हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड को। इसका सूत्र H2O2 होता है। तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था -1 है। अगर आप ऑक्सीजन अवस्था देखें अध्याय 8 में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन अवस्था निकालना कैसे देखते हैं, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था -1 है। इसकी संरचना रेखीय होती है। ठीक, रेखीय होती है क्योंकि HOOH मतलब है HOOH। इस प्रकार से आप देखेंगे तो HOOH। ठीक, ये संरचना बन जाती है। HOOH में उपस्थित OH बंध एक ही तल पर नहीं होते। जो OH बंध है वो एक ही तल पर नहीं होते। ठीक है, इनमें उपस्थित ऑक्सीजन बंध मतलब ये जो बंध है बंध परऑक्सी बंध कहलाता है। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बंध बनता है तो उसे हम परऑक्सी बंध कहते हैं। दोनों OH बंधों के भिन्न तलों के मध्य गैसीय अवस्था में कोण 111.5 डिग्री का, जबकि ठोस अवस्था में 54.5 डिग्री का होता है। ठीक है, और यह परिवर्तन हाइड्रोजन बंधन के कारण पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध बन जाता है, इस वजह से ऐसा परिवर्तन इनमें आ जाता है। ठीक, इनकी जो संरचना की व्यवस्था है वो खुली किताब की भांति होती है। जिस प्रकार एक किताब को खोल के आप रख दें तो इस प्रकार से आपकी जो संरचना इनकी भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की बन जाती है। ठीक, इसलिए इसको खुली किताब की संरचना कहते हैं। तो बस ये आपका था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना कैसी होती है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 10 आयतन H2O2 से आप क्या समझते हो? 10 आयतन की जगह पेपर में जो यहाँ पर 10 भी दे सकते हैं, क्योंकि भी मतलब होता है वॉल्यूम। 10 या 10 भी H2O2 से आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब हुआ कि H2O2 विलयन की 1 ml से NTP पर जितनी ml ऑक्सीजन निकलती है, मतलब H2O2 हमारे पास विलयन है और उसका हमने 1 ml निकाल लिया, यदि उस 1 ml से जितनी ऑक्सीजन हमें मिलती है वह उसकी क्या कहलाती है? H2O2 विलयन की सांद्रता कहलाती है। सिंपल सा है। इसी प्रकार से 25 आयतन आ जाए तो 25 आयतन में आप क्या करेंगे? इसका मतलब 1 ml से 25 आयतन H2O2 में से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से और हैलोजनों से क्या समानता है? तो बच्चों ये जो आपने पढ़ा है पुरानी आवर्त सारणी में है, जो हाइड्रोजन को जो है एक निश्चित स्थान नहीं रखा गया। इसको आवर्त तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्षार धातुओं के समान भी गुण दर्शाता है और हैलोजनों के समान भी गुण दर्शाता है, क्योंकि इसको दोनों के बीच में रखा गया है। तो पहली इसकी विशेषता है, समानता है कि क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जब इसका विन्यास भरते हैं तो 1s1 यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका आता है।
इसी प्रकार क्षार धातुओं में कोई भी देखें आप, अगर जैसे सोडियम देखें तो इसके अंतिम कोश में भी जैसे 3s1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन ही आता है। तो ये क्षार धातुओं से भी समानता दर्शाता है। क्षार धातुओं की भांति एक इलेक्ट्रॉन खोकर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन खोंगे तो ये हाइड्रोजन आयन में बनाता है। ऐसी प्रकार आप देखेंगे तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन खोकर Na+ बनाता है, ऐसे ही आपका हाइड्रोजन भी H+ बनाता है। ठीक, हाइड्रोजन और क्षार धातुओं की संयोजकता 1 है। इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा या द्विलक पूरा कर लेगा। इसका मतलब ये संयोजकता इनकी भी क्या होती है, 1 होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं हेलोजन और हाइड्रोजन की जो हेलोजन से समानता है। हेलोजन 17वें समूह के तत्वों को कहते हैं। 17वें समूह में आपके जो 5 तत्व रखे गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक, तो इन तत्वों के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम है जिससे इनका अष्टक पूरा हो जाए। इसी और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ये किसके समान व्यवहार करने लगेगा, नियोन गैस, मतलब नियोन के समान इसका विन्यास हो जाएगा, जो एक उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है। इसी प्रकार बच्चों हाइड्रोजन भी क्या करता है, इसके अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता तो हीलियम के समान इसका विन्यास हो जाता। तो आप यहाँ देख रहे हैं H=1 है तो हीलियम = 2, या फ्लोरीन का 9 है तो नियोन का 10 है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हेलोजनों की भांति भी गुण प्रदर्शित करता है। अब हाइड्रोजन का अणु जो है हेलोजन के समान द्विपरमाणुक होता है। जिस प्रकार हाइड्रोजन 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बनाता है, उसी प्रकार हेलोजन के जो समूह के तत्व होते हैं वो भी 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं आपके हेलोजन का। ठीक, तो इस प्रकार से H2F2Cl2 आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और लास्ट पॉइंट हमारा इसका कि हाइड्रोजन और हेलोजन कार्बन और सिलिकॉन से संयुक्त होकर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे आप देखना ये भी सहसंयोजक यौगिक है, ये भी सहसंयोजक है, ये भी सहसंयोजक और ये भी सहसंयोजक यौगिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि H2O2 प्रति फ्लोर कहलाती है क्यों। तो प्रति फ्लोर मतलब जो बच्चों रंग उड़ाने का काम कर दे। ठीक, या H2O2 क्लोरीन को HCl में अपचयित कर देती है। अतः व्यंजक पदार्थ मतलब जो रंगे हुए पदार्थ रहते हैं। ठीक, व्यंजक पदार्थ में से Cl2 की अतिरिक्त मात्रा निकलने के कारण प्रति फ्लोर कहलाती है। ठीक, Cl2 की मात्रा जो निकल जाती है व्यंजक पदार्थ में से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रति फ्लोर कहते हैं। और फिर इसके बाद प्रश्न बनता है कि परहाइड्रोल से आप क्या समझते हो। तो परहाइड्रोल बच्चों एक यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक है, और इसको हम परहाइड्रोल क्यों कहते हैं। तो यह है बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड का विलयन होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को उसमें घोल देते हैं विलयन में, तो वो एक विलयन बनाता है जिसे हम परहाइड्रोल कहते हैं। और इस विलयन का उपयोग हम दांत, कान, मुंह, घाव आदि को धोने में करते हैं, जिससे जीवाणुओं का नाश हो जाता है। तब हम इसे क्या कहते हैं, परहाइड्रोल। H2O2 एक ऑक्सीकार और औपचारिक दोनों की भांति कार्य करता है। क्यों, तो H2O2 में अणु में ऑक्सीजन परमाणु जो अपनी मध्यस्थ ऑक्सीजन अवस्था में -1 में है, और आपको पता है कि इसकी ऑक्सीजन अवस्था -2 होती है, और अधिकतम अगर ये चाहे तो +6 भी दर्शा सकता है। तो जो -1 है वो बीच की अवस्था मतलब इससे कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा बढ़ भी सकती है। यह परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए H2O2 ऑक्सीकार और अपचायक दोनों का कार्य कर सकता है। और इसके बाद हमारा इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है कि फेंटन अभिकर्मक क्या है। फेंटन अभिकर्मक आपको दिख रहा होगा बच्चों की FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और क्षारीय H2O2 का मिश्रण जो होता है वो फेंटन अभिकर्मक कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में कार्बनिक अभिक्रियाओं को करने में किया जाता है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखते रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज को, और इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।